हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टुस्का रिवीजन। सो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 जी सुधा बुक से ज्योग्राफी के रिवीजन का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी के आगे के चैप्टर का रिवीजन। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ तक देखा था उसके आगे के चैप्टर का रिवीजन आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपवाह तंत्र के बारे में, प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में देखेंगे, जलप्रपात के बारे में देखेंगे, भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं इनके बारे में देखेंगे, और भारत में कृषि के बारे में। इतने चैप्टर का आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने हमारा बाकी का पहले का वीडियो नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को ज्योग्राफी का भी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ हिस्ट्री और पॉलिटी का भी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। मैंने आप लोगों को हिस्ट्री और पॉलिटी का जो है चैप्टर उसका रिवीजन कंप्लीट करवा दिया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो अपवाह होता क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जब नदियों के जल का बहाव जो है कुछ निश्चित जल मार्गों यानी कि वाहिकाओं के माध्यम से होता है तो उसे नदियों का अपवाह कहते हैं। यानी कि अपवाह किसे कहा जाता है? तो जब नदी का जो जल होता है इसका बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों यानी कि वाहिकाओं के माध्यम से होता है तो उसे नदियों का अपवाह कहा जाता है। और इन वाहिकाओं के जाल को क्या कहा जाता है? तो अपवाह तंत्र कहा जाता है। यानी कि जो वाहिकाओं यानी कि जल मार्गों का जो जाल होता है उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। और भारत के आर्थिक विकास में जो है नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और नदियों यहाँ जो है आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही है। यानी कि जो नदी है वो आदिकाल से ही मानव के जीविका उपार्जन का साधन रही है। आगे दिया गया है नदियों का अपवाह प्रतिरूप के बारे में, यानी कि ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर्स, यानी कि जो अपवाह का जो प्रतिरूप है वह कैसा कैसा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें पहला आता है जालूनुमा अपवाह प्रतिरूप यानी कि ट्रेलियस ड्रेनेज पैटर्न आता है। दूसरा है धूमाकृतिक यानी कि वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप जिसे डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। और तीसरा है अरीय अपवाह तंत्र यानी कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। और चौथा है आयताकार अपवाह प्रतिरूप यानी कि रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ये चार जो है नदियों का अपवाह प्रतिरूप है। आगे इसमें बताया गया चित्र के माध्यम से अपवाह प्रतिरूप के बारे में। तो इसमें दिया गया पहला है डेंड्रेटिक है, ये जो है ट्रेलिस है। और ये दिया गया है रेडियल्स के बारे में। आगे दिया गया है सब डेंड्रेटिक है, पैरेलल है, सब पैरेलल है, और एनुलर है, और रेक्टेंगुलर है, और पीनट्स है। ये सभी जो है अपवाह प्रतिरूप दिया हुआ है। आगे बताया गया है अनुवर्ती नदियों के बारे में। तो अनुवर्ती नदियाँ क्या होती है? यानी कि कंसिक्वेंट रिवर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती है अनुवर्ती नदियाँ कहलाती है। यानी कि अनुवर्ती नदी किसे कहा जाता है? तो जो नदी जो है सामान्य ढाल की दिशा में ही बहती है उसे अनुवर्ती नदियाँ कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ जो है अनुवर्ती नदियों के उदाहरण हैं। यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश जो नदी है वो अनुवर्ती नदी का ही उदाहरण है। यानी कि ये जो है अपने ढाल की दिशा में ही बहती है। जैसा कि दिया गया है गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी इत्यादि जो है अनुवर्ती नदियां हैं। और किसी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती नदी का उद्गम होता है। यानी कि किसी भी क्षेत्र में जो है सबसे पहले किन नदी का उद्गम होता है? तो अनुवर्ती नदी का ही उद्गम होता है जो क्षेत्रीय धरातल के ढाल के अनुरूप बहती है। आगे दिया गया है परावर्ती नदियों के बारे में, यानी कि सबसिक्वेंट रिवर्स के बारे में दिया गया है। तो परावर्ती नदियाँ कौन सी होती है? तो मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली जो नदियाँ होती है उसे परावर्ती नदियाँ कहा जाता है। यानी कि परावर्ती नदी किसे कहा जाता है? तो मुख्य अनुवर्ती नदी के से जो है समकोण पर जो मिलने वाली नदी होती है उन सभी को परावर्ती नदियाँ कहा जाता है। जैसे कि है चंबल है, सिंध है, बेतवा है, सोन है इत्यादि नदियाँ गंगा तथा यमुना में जाकर जो है समकोण पर मिलती है। और ये सभी जो है परावर्ती नदी का उदाहरण है। आगे बताया गया है भारत की नदियों के बारे में। तो इसमें दिया गया है भारत की नदियों का अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडियन रिवर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि भौगोलिक आकृतियों के आधार पर जो है भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को मुख्य दो वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र है और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। और इन दोनों के बारे में दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमालयन रिवर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है 12 होती है। यानी कि जो हिमालय से नदियाँ निकलती है वो 12 होती है। यानी कि ये जो है सालों भर बहते रहती है, अर्थात इसमें जो है जल का बहाव पूरे वर्ष निरंतर बना रहता है। और क्योंकि जो है इनको जल की प्राप्ति जो है हिम के पिघलने तथा वर्षा दोनों से होती है। यानी कि जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं इनको जो है जल कहाँ से मिलता है? तो हिम के पिघलने से और वर्षा दोनों के माध्यम से जो है इनको जल प्राप्त होता है। और इसलिए जो है ये 12 यानी कि साल भर बहते रहती हैं।
आगे दिया गया है अपने पर्वतीय मार्ग में ये नदियाँ जो है गहरे गॉर्ज, वी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ व जलप्रपात का निर्माण करती है तथा मैदान में जो है पहुंचने पर समतल घाटियों, गोखुर झीलों, बाढ़कृत मैदान, विस्फोट तथा डेल्टाओं का निर्माण करती है। यानी कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती है ये जो है गहरे गॉर्ज, वी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ, जलप्रपात का निर्माण करती है और मैदान में पहुँचने पर जो है समतल घाटी, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान और विस्फोट तथा डेल्टाओं का निर्माण करती है। और हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपवाह तंत्र में मुख्यतः 3 नदियां का अपवाह तंत्र शामिल है। ये कौन कौन सी हैं? तो पहला दिया गया है सिंधु नदी अपवाह तंत्र, दूसरा है गंगा नदी अपवाह तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। ये जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपवाह तंत्र है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि इसका उद्गम जो है कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से होता है। यानी कि जो सिंधु नदी अपवाह तंत्र है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी में जो है मानसरोवर झील के निकट जो बोखरचू ग्लेशियर है वहाँ से सिंधु नदी अपवाह तंत्र का उद्गम होता है। आगे बताया गया है इसमें कि इसकी लंबाई जो है कितनी होती है? तो सिंधु नदी अपवाह तंत्र की लंबाई होती है 2880 किलोमीटर तथा भारत में जो है 1114 किलोमीटर है। यानी कि इसकी टोटल लंबाई है 2880, लेकिन भारत में कितनी लंबी है? तो 1114 किलोमीटर लंबी है। और इसकी जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो समतल है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और झेलम। ये सभी जो है सिंधु नदियाँ के सहायक नदियाँ हैं। और यह नदी जो है लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और यह जो है दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है तथा लद्दाख एवं गिलगित से प्रवाहित होने के दौरान गॉर्ज का निर्माण कर चिल्लास के निकट जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यानी जो सिंधु नदी है ये जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और यह जो है दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख एवं गिलगित से प्रवाहित होने के दौरान जो है वो गॉर्ज का निर्माण करती है और चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और अफगानिस्तान में जो है अटोक पहाड़ी के समीप काबुल नदी सिंधु नदी से मिलती है। यानी कि अफगानिस्तान में जो अटोक पहाड़ी है इसके समीप जो काबुल नदी है सिंधु नदी से मिल जाती है। और सिंधु नदी का मुहाना जो है वो कौन सा सागर है? तो मुहाना जो है अरब सागर में है। यानी कि सिंधु नदी जो है वो कहाँ पे गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। और सिंधु नदी के दाएँ तट पर जो है लेह शहर अवस्थित है। यानी कि सिंधु नदी जो बहती है उसके दाएँ तट पर लेह शहर अवस्थित है। आगे बताया गया है सिंधु जल संधि के बारे में, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि 19 सितंबर 1960 ईस्वी को विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक को जो है मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है कराची यानी कि पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। यानी कि कब किया गया था? तो 1960 में 19 सितंबर 1960 को जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। और इस समझौते के तहत जो है सिंधु नदी तंत्र को की जो है 3 पूर्वी नदियां जो कि है रावी है, सतलज है और व्यास के जल पर जो है भारत को अधिकार दिया गया था। और जबकि 3 पश्चिमी नदियां जो कि है झेलम, चिनाब और सिंधु के जल पर जो है पाकिस्तान को अधिकार दिया गया था। यानी कि जो समझौता हुआ था 1960 में इसमें जो है जो सिंधु की 3 नदियां हैं जिसमें रावी, सतलज और व्यास है इस पर जो है भारत का अधिकार दिया गया था और पश्चिमी नदियां जो है वो झेलम, चिनाब और सिंधु इस पर जो है पाकिस्तान का अधिकार दिया गया था। आगे बताया गया है कि इसके साथ ही जो है भारत को पश्चिमी नदियों पर जो है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत जो है पनबिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया था। यानी कि भारत को जो है इसके साथ साथ पश्चिमी नदियों पर जो है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत जो है पनबिजली उत्पादन करने का अधिकार दिया गया था। और सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत जो है इस संधि के क्रियान्वयन हेतु एक अस्थायी सिंधु आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। आगे बताया गया झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से तथा इसकी लंबाई जो है लगभग कितनी है? तो 724 किलोमीटर झेलम नदी की लंबाई है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। और इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है वितस्ता। यानी कि झेलम को जो है पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था। और वुलर झील जो है इसी की नदी के किनारे है। वुलर झील किसके किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व यह नदी जो है एक घाटी का निर्माण करती है और जिसे वानमंगल के नाम से जाना जाता है, वासमंगल के नाम से जाना जाता है। यानी कि झेलम नदी के द्वारा जो गहरी घाटी का निर्माण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है बासमंगल के नाम से जाना जाता है। और झेलम नदी पर जो है जम्मू कश्मीर में तुलबुल एवं उड़ी परियोजनाएं जो है चलाई जा रही है। यानी कि झेलम नदी पर जो है जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी जो है परियोजना चलाई जा रही है? तो तुलबुल है और उड़ी परियोजना चलाई जा रही है। किस नदी पे? तो झेलम नदी पे। और पाकिस्तान में जो है चेनाब से मिलने के पहले जो है झेलम नदी पर मंगला डैम
का निर्माण किया गया था, यानी कि पाकिस्तान में चेनाब से मिलने के पहले जो है झेलम नदी पर कौन सा डैम बनाया गया था, तो मंगला डैम का निर्माण किया गया था। और झेलम की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो किशन गंगा जो है वो झेलम की सहायक नदियाँ हैं। आगे बताया गया है रावी नदी के बारे में। तो रावी का उद्गम कहाँ से होता है, तो रावी नदी का उद्गम जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 725 किलोमीटर जो है रावी नदी की लंबाई है। और इसका उपनाम क्या था, तो परुष्णी जो है वह इरावती रावी का उपनाम था, यानी कि रावी को पहले जो है परुष्णी और इरावती के नाम से जाना जाता था। और इसका उद्गम कहाँ से है, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित रोहतांग दर्रे से जो है रावी नदी का उद्गम होता है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह जो है पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चेनाब से मिल जाती है, यानी कि जो रावी नदी है ये पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास जो है चेनाब से मिल जाती है। और रावी नदी पर निर्मित परियोजनाएं जो है वो है चमेरा और थीन जो कि रंजीत सागर है, और सहरपुर कंडी बांध परियोजना जो है प्रस्तावित है, यानी कि रावी नदी पर जो है निर्मित परियोजना है चपेरा और थीन और शाहपुर कंडी जो है बांध परियोजना ये जो है प्रस्तावित है। आगे बताया गया चिनाब नदी के बारे में। तो चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो चिनाब नदी का उद्गम होता है चंद्रा तथा भागा नदियों के संगम से चिनाब नदी का उद्गम होता है और ये जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1180 किलोमीटर है। और इसका उपनाम जो है वो क्या था, तो आस्किनी जो है वो चिनाब नदी का उपनाम था, यानी कि आस्किनी चिनाब को जो है पहले आस्किनी के नाम से जाना जाता था। और चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं जो है वो कौन कौन सी है, तो बगलिहार परियोजना है, सलाल परियोजना है और दुलहस्ती परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर निर्मित जल परियोजनाएं हैं। आगे बताया गया है व्यास नदी के बारे में। तो व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से होता है इसका उद्गम। और यह जो है हरिके नामक स्थान पर सिंधु नदी पर मिल जाती है, यानी कि व्यास नदी जो है वो हरिके नामक स्थान पर सिंधु नदी से मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो व्यास नदी की लंबाई जो है वो 470 किलोमीटर है और विपाशा इसका उपनाम है, यानी कि व्यास नदी को जो है पहले विपाशा के नाम से जाना जाता था। और यह जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है, यानी कि व्यास नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से होकर प्रवाहित होती है। और हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर, यानी जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, का निर्माण जो है सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था, यानी कि हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया था, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है और इसका निर्माण जो है सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। और यह जो है पंच नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है, यानी कि व्यास नदी जो है पंच नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में होता है। आगे बताया गया सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी जो है यह जो है चिनाब की सहायक नदी है, यानी कि चिनाब की सहायक नदी है कौन, तो सतलज है। और इसका उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, तो मानसरोवर के झील के समीप जो है राकसताल झील से सतलज नदी का उद्गम होता है। और यह जो है सिपकिल्ला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है, यानी कि सतलज नदी जो है वो कहाँ से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो सिपकिल्ला दर्रे के पास से होकर भारत में प्रवेश करती है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1050 किलोमीटर जो है वो सतलज नदी की लंबाई है। और कुल लंबाई कितनी है, तो 1450 किलोमीटर है और जिसका 1050 किलोमीटर जो है वो भारतीय क्षेत्र में आता है। और भाखड़ा नंगल बांध जो है इसी नदी का पर जो है बनाया गया है, यानी कि भाखड़ा नंगल जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी पर बनाया गया है। और भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वो हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर से संबंधित होने के कारण ही यह जो है भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, यानी कि सतलज नदी जो है वो भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। क्यों है, तो भाखड़ा नंगल परियोजना और हरिके बैराज और इंदिरा गांधी नहर जो है इसी नदी से संबंधित है, जिसके कारण जो है यह भारत की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। और सतलज नदी भी फिरोजपुर से जो है फाजिलका यानी कि पंजाब के बीच जो है भारत पाकिस्तान की सीमा से होते हुए बहती है, यानी कि सतलज नदी जो है वो कहाँ से होकर बहती है, तो सतलज नदी भी फिरोजपुर से जो है फाजिलका यानी कि पंजाब के बीच जो है भारत पाकिस्तान की सीमा से होते हुए बहती है। आगे बताया गया है गंगा नदी अपवाद तंत्र के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि गंगा नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों के सम्मिलित रूप है गंगा नदी का उद्गम, और जो कि देवप्रयाग के निकट जो है मिलकर गंगा कहलाती है, यानी कि गंगा नदी का उद्गम जो है वो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है, जो कि देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। और जिसका मुख्य जो है स्रोत क्या है, तो गंगोत्री हिमनद है। आगे बताया गया कि यमुना जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है, जो कि बंदरपुक्ष चोटी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, यानी कि यमुना नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो बंदरपुक्ष चोटी से के जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है तथा प्रयागराज में गंगा के दाएं तट पर मिलती है। और सोन भी जो है गंगा से दाएं तट पर मिलती है, यानी कि
यमुना नदी जो है प्रयागराज में गंगा के दाएं तट पर मिलती है और सोन भी जो है गंगा से दाएं तट पर ही मिलती है। आगे दिया गया है इसमें, आगे बताया गया गंगा की लंबाई के बारे में। तो गंगा की लंबाई जो है वो कितनी है, तो 2525 किलोमीटर जो है गंगा की लंबाई है। और नौगम्य लंबाई कितनी है, तो 631 किलोमीटर जो है ये नौगम्य लंबाई है। और यह नदी जो है आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा जो है ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। और इसके सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, बूढ़ी गंडक है और महानंदा जो है, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। और गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो है वो कहाँ पे है, तो गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर गुजरती है और यह जो है बिजनौर जिले में प्रवेश करके बलिया जिले से बाहर हो जाती है, यानी कि जो गंगा नदी है वो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है। और यहाँ पे जो है ये उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों से होकर गुजरती है और बिजनौर जिले में जो है प्रवेश करके बलिया जिले से होते हुए फिर बाहर निकल जाती है। आगे बताया गया केदारनाथ शिव धाम के बारे में। तो मंदाकिनी नदी पर स्थित है केदारनाथ धाम और आदि शंकराचार्य का जो है समाधि स्थल है, यानी कि जो केदारनाथ है ये जो है किसका समाधि स्थल है, तो शंकराचार्य का समाधि स्थल है। आगे बताया गया है बद्रीनाथ के बारे में, यानी कि विष्णु धाम के बारे में। बद्रीनाथ जो है वो कैसा धाम है, तो विष्णु धाम है। और केदारनाथ कैसा धाम था, तो शिव धाम था। तो इसमें बताया गया बद्रीनाथ में कि अलकनंदा नदी पर स्थित है बद्रीनाथ और यह जो है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक है, यानी कि जो बद्रीनाथ है ये जो है आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया जो 4 पीठ था इसमें से एक है। आगे बताया गया यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो यमुना जो है वो इसका उद्गम जो है बंदर पुक्ष के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और यह जो है प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1370 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। और यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये चारों जो है यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे बताया गया है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुम हिमानी से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और इस नदी का जो है तिब्बत में सांगपू कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो सांगपू कहा जाता है। आगे दिया गया है कि यह नदी जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में कहाँ से होकर प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और लोहित तथा दिबांग के मिलने के बाद जो है इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा था। और इस नदी पर जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि है माजुली द्वीप और जो कि असम में स्थित है, यानी कि जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप ये जो है किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में स्थित है। और यह नदी जो है आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जहाँ पे इसे यमुना के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्ला में किस नाम से जाना जाता है, तो यमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर जो है ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ में है दिबांग है, लोहित है, सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है और तिस्ता, धुबड़ी, ये सभी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे दिया गया है नर्मदा नदी के बारे में। तो यह नदी जो है मैकाल पर्वत श्रृंखला में अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है, यानी कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो यह जो है मैकाल पर्वत श्रृंखला में अमरकंटक से होकर निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। और यह नदी जो है डेल्टा की बजाय एस्चुअरी का निर्माण करती है, यानी कि नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये जो है एस्चुअरी का निर्माण करती है। आगे दिया गया है कि इस नदी पर जो है धुआंधार जलप्रपात है, यानी कि नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। और यह नदी जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ पे गिरती है, तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। और यह नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, यानी कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से होकर प्रवाहित होती है, तो खंभात की खाड़ी में गिरती है और विंध्याचल तथा सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर जो है प्रवाहित होती है। और नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ जो है कौन कौन सी है, तो हिरन है, शक्कर है, तवा है, दूधी है और गंजाल आदि जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे दिया गया है ताप्ती नदी के बारे में। तो इस नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, तो ताप्ती नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से, यानी कि ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से होकर निकलती है। और इस नदी की लंबाई कितनी है,
तो 724 किलोमीटर जो है ताप्ती नदी की लंबाई है। और यह नदी जो है सतपुड़ा अजंता के मध्य जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में एस्चुअरी का निर्माण करती है, यानी कि ताप्ती नदी भी जो है एस्चुअरी का निर्माण करती है। और ये जो है सतपुड़ा और अजंता के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में एस्चुअरी का निर्माण करती है। और गुजरात में जो है उकाई जल विद्युत परियोजना द्वारा जो है इसका प्रयोग होता है, यानी कि उकाई जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर ही उकाई जल विद्युत परियोजना है। आगे दिया गया है महानदी के बारे में। तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अमरकंटक पठार यानी कि सिहावा पहाड़ी से होता है, यानी कि महानदी का जो उद्गम है वो होता है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अमरकंटक पठार से होता है। और यह जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कि महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। और ब्राह्मणी और वैतरणी इसकी सहायक नदियाँ हैं, यानी कि महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो ब्राह्मणी है और वैतरणी है। और हीराकुंड तथा टिकरापाड़ा बांध जो है इसी पर बने हुए हैं। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 851 किलोमीटर महानदी की लंबाई है। और हीराकुंड और टिकरापाड़ा बांध जो है वो महानदी नदी पर बने हुए हैं। आगे गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है, यानी कि गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होकर निकलती है। और यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, यानी कि गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और इसे जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है, यानी कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। और जिसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर है। और यह जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। और इसके सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो प्राणहिता है, पूर्णा है, पेनगंगा है, वर्धा है, वेनगंगा है और इंद्रावती और मंजीरा, ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। आगे बताया गया है कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 1400 किलोमीटर जो है कृष्णा नदी की कुल लंबाई है। और यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की पहली लंबी नदी कौन सी थी, तो गोदावरी थी। और कृष्णा जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और यह जो है नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो कोयना है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाट प्रभा है, माला प्रभा है, तुंगभद्रा, भीमा और मूसी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे दिया गया है कावेरी नदी के बारे में। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर जो है वो कावेरी नदी की लंबाई है। और इस नदी पर जो है शिव समुद्र जलप्रपात बनता है, यानी कि शिव समुद्र जो जलप्रपात है वो किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पर है। और यह नदी जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर प्रवाहित होती है। और इस नदी को जो है दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी जो है किसे माना जाता है, तो कावेरी नदी को माना जाता है। और इसलिए जो है इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, यानी कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को कहेंगे। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कहा अगर पूछेगा तो वो जो है कावेरी नदी को कहा जाएगा। आगे दिया गया कि इसके अपवाह क्षेत्र को जो है दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी कि जो कावेरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है इसको जो है दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो हेमावती है, लोकापावनी है, सिमसा और अकरावती जो है कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे दिया गया पेन्नार नदी के बारे में। तो पेन्नार नदी जो है वो इसका उद्गम जो कहाँ से होता है, तो कर्नाटक की नंदीदुर्ग पहाड़ी से जो है पेन्नार नदी का उद्गम होता है। और यह नदी जो है कृष्णा तथा कावेरी के मध्य में प्रवाहित होती है, यानी कि पेन्नार नदी जो है वो कृष्णा और कावेरी के बीच में प्रवाहित होती है। आगे दिया गया वैगाई नदी के बारे में। तो इस नदी का उद्गम होता है तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में स्थित वडुसनाडु की पहाड़ी से होता है वैगाई नदी का उद्गम। और यह नदी जो है वो पाक की खाड़ी में गिरती है, यानी कि वैगाई नदी कहाँ पे गिरती है, तो पाक की खाड़ी में गिरती है। और आगे दिया गया है हुगली नदी के बारे में। तो यह जो है गंगा की एक शाखा है, यानी कि हुगली नदी जो है वो गंगा की ही एक शाखा है। और इसका निर्माण जो है मुर्शिदाबाद में होता है। और इस नदी के किनारे जो है कलकत्ता बंदरगाह स्थित है, यानी कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे है। और हुगली नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो दामोदर है, म्यूराक्षी है, कांगसावती जो है, ये तीनों जो है हुगली नदी की सहायक नदियां हैं। आगे बताया गया दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी का उद्गम होता है झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से। और इस नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। और दामोदर नदी जो है रिफ्ट घाटी में बहती है। आगे दिया गया है, आगे है रामगंगा नदी के बारे में। तो रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो रामगंगा जो नदी है इसका उद्गम होता है उत्तराखंड की गढ़वाल की पहाड़ी से रामगंगा नदी का उद्गम होता है। और यह नदी जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से गुजरती है, यानी कि रामगंगा नदी जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में से होकर गुजरती है। और इसी कारण जो है इसे
नेशनल पार्क का नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। आगे बताया गया कोसी नदी के बारे में, तो कोसी नदी का उद्गम होता है गोसाईधान चोटी के उत्तर से जो है कोसी नदी का उद्गम होता है और यह नदी जो है वो 7 नदियों से मिलकर बनती है, यानी कि कोसी नदी जो है वो 7 नदी से मिलकर बनती है और इस नदी को जो है सप्तकोसी भी कहा जाता है, यानी कि कोसी नदी जो है 7 नदी से मिलकर बनता है, जिस कारण जो है इसे सप्तकोसी नदी भी कहा जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 720 किलोमीटर जो है कोसी नदी की लंबाई है और यह नदी जो है समय समय पर अपना मार्ग बदलती रहती है और इसी कारण जो है इसे बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि कोसी नदी जो है वो समय समय पर अपना मार्ग जो है वो बदलती रहती है, जिस कारण से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। आगे है लूनी नदी के बारे में, तो लूनी नदी जो है वो तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, यानी कि लूनी नदी जो तंत्र है वो राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और यह नदी जो है वो पुष्कर झील से 2 धाराओं सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है, यानी कि जो लूनी नदी है ये जो है पुष्कर झील से 2 धाराओं के रूप में उत्पन्न होती है। कौन कौन है, तो सरस्वती है और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है और जो कि गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है और यहाँ से जो है यह नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से निकलती है और तलवाड़ा तक जो है यह पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात यानी कि उसके बाद जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कक्ष के रन में विलुप्त हो जाती है, यानी कि जो लूनी नदी है ये तलवाड़ा तक जो है पश्चिम दिशा में बहती है और उसके बाद जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है और कक्ष के रन में जो है ये जाकर विलुप्त हो जाती है। यह जो है संपूर्ण नदी तंत्र अब अल्पकालिक है, यानी कि जो लूनी नदी तंत्र है इसका जो संपूर्ण नदी तंत्र है वो अल्पकालिक है और इसे जो है लवणकड़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो लूनी नदी है इसे लवणकड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। आगे दिया गया है माही नदी के बारे में, तो माही नदी जो है मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर जो है खांडू के निकट राजस्थान के बसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, यानी कि माही नदी जो है मध्य प्रदेश से उद्गम इसका होता है और ये जो है खांडू के निकट राजस्थान के बसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है और यह नदी जो है नड़वाली तक बहने के बाद जो है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि जो माही नदी है ये नरवाली तक बहने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जो है गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में जो है वो गिर जाती है। आगे बताया गया भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में कि भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो किस नदी पर है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो कौन कौन सा है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया दामोदर घाटी परियोजना के बारे में, तो दामोदर घाटी परियोजना जो है वो किस नदी पर है, तो दामोदर नदी पर जो है दामोदर घाटी परियोजना है और इससे लाभान्वित जो राज्य है वो कौन कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है और झारखंड जो है वो दामोदर घाटी परियोजना से जो है लाभान्वित है। आगे बताया गया भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नंगल परियोजना है और ये जो है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान को लाभ प्रदान करता है। आगे हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ है, किस नदी पे, तो महानदी पर जो है हीराकुंड बांध परियोजना है और यह जो है ओडिशा को लाभ देता है। आगे है नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर परियोजना है और यह जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य को जो है लाभ प्रदान करता है। आगे दिया गया है पोचम बांध परियोजना जो है किस नदी पर है, तो पोचम बांध जो परियोजना है ये गोदावरी नदी पर है और इससे जो है तेलंगाना को लाभ प्राप्त होता है। आगे है इडुक्की परियोजना किस नदी पे है, तो इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर है और इससे जो है केरल को लाभ प्राप्त होता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे, तो नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर परियोजना है और इंदिरा सागर बांध जो है ये किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पर ही जो है सरदार सरोवर परियोजना और इंदिरा सागर बांध जो है दोनों हैं और इससे जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात को लाभ प्राप्त होता है। आगे भी बताया गया है बाणसागर परियोजना के बारे में, तो बाणसागर परियोजना जो है वो सोन नदी पर है और इससे जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लाभ प्राप्त करते हैं। आगे दिया गया तिलैया परियोजना किस नदी पे है, तो बराकर नदी पर जो है तिलैया परियोजना है और इससे जो है झारखंड प्रभावित होता है। आगे दिया गया है नापथा छागड़ी परियोजना जो है किस नदी पे है, तो नापथा छागड़ी परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है और इससे जो है लाभ हिमाचल प्रदेश को लाभ प्राप्त होता है। आगे दिया गया उड़ी परियोजना किस नदी पे है, तो उड़ी जो है वो झेलम नदी पर है और ये जो है जम्मू कश्मीर को लाभ प्रदान करता है। बगलिहार परियोजना जो है किस नदी पे है, तो चेनाब नदी पर जो है बगलिहार परियोजना है और ये जो है जम्मू कश्मीर को लाभ प्रदान करता है। आगे है चंबल परियोजना किस नदी पे है, तो चंबल परियोजना चंबल नदी पे है और इससे मध्य प्रदेश और राजस्थान को लाभ प्राप्त होता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है और इससे जो है जम्मू कश्मीर को लाभ प्राप्त होता है। अलमट्टी बांध परियोजना किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पर जो है अलमट्टी बांध परियोजना है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र को जो है लाभ प्राप्त होता है। और रिहंद परियोजना जो है किस नदी पे है, तो रिहंद नदी पर जो है रिहंद परियोजना है और इससे जो है उत्तर प्रदेश को लाभ प्राप्त होता है। किशन गंगा परियोजना किस नदी पे है, तो किशन गंगा नदी पर जो है किशन गंगा परियोजना है और इससे जो है जम्मू कश्मीर को लाभ प्राप्त होता है। केन बेतवा लिंक
पट्टी जो है परियोजना जो है किस नदी पे है, तो केन बेतवा नदी पर है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जो है इससे लाभ प्राप्त होता है। गांधी सागर बांध किस नदी पे है, तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है और इससे जो है मध्य प्रदेश को लाभ प्राप्त होता है। आगे दिया गया है, आगे है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है, तो टिहरी बांध परियोजना जो है वो भागीरथी नदी पे है और इससे जो है उत्तराखंड को लाभ प्राप्त होता है। श्री सैलम परियोजना किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पर श्री सैलम परियोजना है और इससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लाभ प्राप्त होता है। मेटूर परियोजना किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पर मेटूर परियोजना है और इससे तमिलनाडु को लाभ प्राप्त होता है। शरावती परियोजना किस नदी पे है, तो शरावती नदी पर शरावती परियोजना है और इससे कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु को लाभ प्राप्त होता है। शिव समुद्र परियोजना किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है और इससे जो है कर्नाटक को लाभ होता है। हिडकल परियोजना जो है किस नदी पे है, तो घाट प्रवाह नदी पर जो है हिडकल परियोजना है और कर्नाटक जो है इससे लाभ प्राप्त करता है। काकड़ापाड़ा परियोजना किस नदी पे है, तो ताप्ती नदी पर जो है काकड़ापाड़ा परियोजना है और इससे जो है गुजरात को लाभ प्राप्त होता है। रंजीत सागर बांध यानी कि थीन बांध परियोजना जो है किस नदी पे है, तो रावी नदी पर जो है रंजीत सागर बांध यानी कि थीन बांध परियोजना जो है और इससे जो है पंजाब को लाभ प्राप्त होता है। दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पे है, तो चेनाब नदी पर दुल्हस्ती परियोजना है और इससे जम्मू कश्मीर राज्य को जो है लाभ प्राप्त होता है। माता टीला बांध जो है किस नदी पे है, तो बेतवा नदी पर जो है माता टीला बांध है और इससे जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को लाभ प्राप्त होता है। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पे है, तो पेन्नार तुंगभद्रा नदी पर जो है तुंगभद्रा परियोजना है और इससे जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जो है लाभ प्राप्त होता है। आगे दिया गया है उकाई परियोजना जो है किस नदी पे है, तो उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर है और इससे जो है गुजरात को लाभ प्राप्त होता है। ये सभी जो है वो भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी। आगे दिया गया है दामोदर घाटी परियोजना के बारे में, तो दामोदर घाटी परियोजना के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यह जो है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है और जिसमें जो है दामोदर और उसकी सहायक नदियाँ जो है बराकर, कोनार, बोकारो पर जो है बांध बनाया गया है। यानी कि जो दामोदर घाटी परियोजना है इसमें जो है दामोदर और उसकी जो सहायक नदियां हैं बराकर, कोनार, बोकारो, इस पर जो है बांध बनाया गया है और यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। यानी कि दामोदर घाटी परियोजना जो है वो अमेरिका की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है इस पर आधारित है और इस परियोजना का विस्तार जो है झारखंड व पश्चिम बंगाल राज्य में है। यानी कि दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार कहाँ पे है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है और प्रमुख बांध इसमें कौन सा है, तो तिलैया है, मैथान है, कोनार है, पंचेत है और हिल आदि जो है वो दामोदर घाटी परियोजना का प्रमुख बांध है। और प्रमुख तापगढ़ी कौन सा है, तो बोकारो तापगढ़ी है, दुर्गापुर तापगढ़ी है और चंद्रपुरा तापगढ़ी आदि जो है वो दामोदर घाटी परियोजना का प्रमुख तापगढ़ी है। आगे बताया गया है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के बारे में, यानी कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में। तो इसमें बताया गया है संवैधानिक प्रावधान, तो इसमें जो है संवैधानिक प्रावधान कब किया गया था और किस अनुच्छेद के तहत है, तो इसमें दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 262 के खंड दो खंड 262(1) और 262(2) में जो है जिसमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित जो है उपबंध दिए गए हैं। यानी कि जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के समाधान है इससे संबंधित जो है उपबंध किसमें दिया गया है, तो 262 का 2 खंड है जो कि है 262(1) है और 262(2) है। इसमें जो है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के समाधान से संबंधित उपबंध दिए गए हैं और संसद के द्वारा जो है इस संबंध में वर्ष 1956 में जो है 2 अधिनियम पारित किया गया था। तो इसमें जो है 2 अधिनियम कौन कौन सा है, तो पहला है नदी बोर्ड अधिनियम जो कि हुआ था 1956 में, दूसरा है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम है जो कि हुआ था 1956 में। आगे दिया गया है कावेरी नदी जल विवाद। यह विवाद जो है वो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के मध्य जो है नदी जल बंटवारे को लेकर है। यानी कि कावेरी नदी जल विवाद जो है किन के बीच में है, तो पुदुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के बीच में जो है यह जल को बंटवारे को लेकर कावेरी नदी जल विवाद है। कृष्णा नदी जल विवाद है आगे दिया हुआ, तो इसमें दिया गया है कर्नाटक में जो है कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जो है जल विवाद है। यानी कि कृष्णा नदी जल विवाद से कौन कौन संबंधित है, तो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र, इनके बीच में जो है कृष्णा नदी जल विवाद, यानी कि इसमें जो है बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर जो है विवाद है। आगे दिया गया पेरियार नदी जल विवाद के बारे में, तो पेरियार नदी पर निर्मित मुल्ला पेरियार बांध की ऊंचाई को लेकर जो है तमिलनाडु और केरल के बीच में विवाद है। यानी कि पेरियार नदी जल विवाद जो है किनके बीच में है, तो तमिलनाडु और केरल के बीच में है। आगे दिया गया है सतलज यमुना लिंक नहर विवाद के बारे में, तो इसमें दिया गया है पंजाब हरियाणा के बीच जो है नहर जल को लेकर जो है विवाद है। आगे दिया गया है जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स के बारे में,
तो इसमें जो है भारत में कौन कौन सा वाटरफॉल्स है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है मेघालय में स्थित वाटरफॉल्स के बारे में। तो इसमें दिया गया है नौकलिकाई झरना के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि यह जो झरना है वो मेघालय राज्य में चेरापूंजी के पास में स्थित है, यानी कि नौकलिकाई झरना जो है वो मेघालय राज्य में चेरापूंजी के पास स्थित है और यह जो है बारिश के पानी की वजह से बनता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 340 मीटर जो है वो नौकलिकाई झरना की ऊंचाई है। आगे है नेसांग थियांग जलप्रपात के बारे में। तो इसे जो है सेवन सिस्टर फॉल्स या मवसई फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो नोसंग थियांग जो जलप्रपात है इसे जो है सेवन सिस्टर फॉल्स या फिर मवसई फॉल्स के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? तो 315 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और लांग सियांग विसब नोसम्बनी थियांग और हाथी जो है जलप्रपात भी मेघालय में स्थित है, यानी कि जो लांग सियांग है, बिशप है, नोसम्बनी है, थियांग है और हाथी जो जलप्रपात है ये भी जो है मेघालय में ही स्थित है। आगे बताया गया है, आगे दिया गया है मध्य प्रदेश में स्थित जलप्रपात के बारे में। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा जलप्रपात है? तो इसमें जो है धुआंधार जलप्रपात है और कपिलधारा जलप्रपात, ये दोनों जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसमें धुआंधार जलप्रपात के बारे में बताया गया है कि यह जो जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी कि जो धुआंधार जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई है 10 मीटर। आगे दिया गया है कपिलधारा जलप्रपात के बारे में। तो यह जलप्रपात भी जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी कि धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात दोनों जो है नर्मदा नदी पर ही स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है कपिलधारा की? तो 33 मीटर जो है वो कपिलधारा जलप्रपात की ऊंचाई है। और जो है चचाई जलप्रपात यानी कि बिहार नदी पर है, दुग्धधारा जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है, सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है, पाताल पानी जलप्रपात जो कि चोड़ल नदी पर है और ये सभी जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है। आगे बताया गया है कर्नाटक में स्थित जलप्रपात के बारे में। तो इसमें दिया गया है कुंचिकल है, शिव समुद्रम है और जोग जलप्रपात, ये तीनों जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले बताया गया है कुंचिकल जलप्रपात के बारे में। तो यह जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि कुंचिकल जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह जो है वाराही नदी पर स्थित है, यानी कि कुंचिकल जलप्रपात जो है वो वाराही नदी पर स्थित है। आगे दिया गया है शिव समुद्र जलप्रपात के बारे में। तो यह जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है, यानी कि शिव समुद्र जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है। और इस पर जो है स्थित जल विद्युत गृह यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, यानी कि जो शिव समुद्र जो कावेरी नदी पर स्थित जो जल विद्युत गृह है, नहीं, शिव समुद्र जलप्रपात जो जल विद्युत गृह है यह जो है एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो है जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 98 मीटर जो है शिव समुद्र जलप्रपात की ऊंचाई है। आगे दिया गया है जोग जलप्रपात के बारे में। तो यह जलप्रपात जो है शरावती नदी पर बना हुआ है, यानी कि जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर है और इसे जो है जेरोस्पा प्रपात भी कहा जाता है। और इसे जो है गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जोग जलप्रपात को जो है गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया गया है राजस्थान में स्थित जलप्रपात के बारे में। तो राजस्थान में है चूलिया जलप्रपात है और भीमलत जलप्रपात जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसमें दिया गया है चूलिया जलप्रपात के बारे में। तो यह जो है राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर स्थित है, यानी कि चूलिया जलप्रपात जो है वो राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर स्थित है। और इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 18 मीटर जो है वो चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है। आगे दिया गया है भीमलत जलप्रपात के बारे में। तो यह जलप्रपात जो है बूंदी और चित्तौड़गढ़ के बीच जो है मांगुली नदी पर स्थित है, यानी कि भीमलत जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो भीमलत जो जलप्रपात है ये जो है मांगली नदी पर स्थित है और यह जो है बूंदी और चित्तौड़गढ़ के बीच में स्थित है। आगे महाराष्ट्र में स्थित जलप्रपात के बारे में। तो इसमें है अम्बोली झरना जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यह झरना जो है हिरण्यकेशी नदी पर स्थित है, यानी कि अम्बोली झरना जो है किस नदी पर है? तो हिरण्यकेशी नदी पर स्थित है महाराष्ट्र में। आगे दिया गया झारखंड में स्थित जलप्रपात के बारे में। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो झारखंड में है और यह जो है स्वर्णरेखा नदी पर बनता है, यानी कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो स्वर्णरेखा नदी पर बनता है और यह जो है रांची जिले में स्थित है। और रजरप्पा जलप्रपात है तो यह जलप्रपात जो है रामगढ़ यानी कि झारखंड में स्थित है और यह जो है जलप्रपात दामोदर व भेरा नदी के संगम पर बनता है, यानी कि जो रजरप्पा जलप्रपात है ये जो है दामोदर और भेरा नदी के संगम पर बनता है। आगे दिया गया है उड़ीसा में स्थित जलप्रपात के बारे में। तो उड़ीसा में कौन सा है? तो बहेरी पानी जलप्रपात जो है उड़ीसा राज्य में है और यह जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है, यानी कि बड़े ही पानी जो जलप्रपात है वो कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है और यह जो है बुध बलंगा नदी के प्रवाह मार्ग में आता है।
और यह जो है 399 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, यानी कि बेहरी पानी जो जलप्रपात है ये जो है 399 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। आगे है दुदुमा जलप्रपात जो है वो ये भी जो है उड़ीसा राज्य में ही है और ये जो है उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में स्थित है और यह जो है मचकुंड नदी पर बनता है, यानी कि दुदुमा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बनता है, तो मचकुंड नदी पर बनता है। आगे है केरल में स्थित जलप्रपात, तो इसमें दिया गया है पालरुवी जलप्रपात जो है वो केरल में स्थित है। ये जो है केरल राज्य के कोल्लम जिले में जो है कल्लड्डा नदी पर बनता है, यानी कि पालरुवी जो जलप्रपात है ये जो है केरल राज्य के कोल्लम जिले में कल्लड्डा नदी पर बनता है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 91 मीटर इसकी ऊंचाई है। और पालरुवी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दूध की धारा होता है, यानी कि पालरुवी का अर्थ क्या होता है, तो दूध की धारा होता है। आगे दिया गया तमिलनाडु में स्थित जलप्रपात, तो इसमें जो है पाइकारा जलप्रपात है जो कि तमिलनाडु में स्थित है और यह जो है पाइकारा नदी पर बनता है। और तमिलनाडु का विकास जो है पाइकारा जल संयंत्र पर निर्भर करता है, कि पाइकारा जलप्रपात जो है वो तमिलनाडु में है और पाइकारा नदी पर है और इसके कारण जो है वो पाइकारा जो है तमिलनाडु का विकास इस पर यानी कि पाइकारा जल संयंत्र पर ही निर्भर करता है। आगे दिया गया है भारत की प्रमुख झील के बारे में, तो भारत में जो है प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है, यानी कि चिल्का झील जो है भारत की कैसी झील है, तो सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील जो है वो है चिल्का झील और जो कि उड़ीसा में जो है स्थित है, यानी कि उत्तरी सरकार तट पर जो है स्थित है चिल्का झील। आगे बताया गया है कि यहाँ पर जो है भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। कहाँ पे है, तो जो चिल्का झील है यहाँ पे जो है भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। और भारत में जो है सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है सांभर झील कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। और भारत में जो है सबसे बड़ी मीठे पानी का झील जो है वो कौन सा है, तो वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। और झेलम नदी पर जो है इसके पानी का मुख्य स्रोत है, यानी कि सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है, तो वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है और ये जो है झेलम नदी जो है इसके पानी का स्रोत है। और भारत की सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और जो कि रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना हुआ है और यह जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, यानी कि जो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। और मानव निर्मित झीलों के नाम जो है वो पेरियार झील है, गोविंद सागर झील है, नागार्जुन सागर है, स्टेनली जलाशय है, राणा प्रताप वजवाहट सागर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये सभी जो है मानव निर्मित झील के नाम हैं। आगे दिया गया है झीलों के प्रकार के बारे में, तो इसमें जो है झीलों के कई प्रकार दिए गए हैं, जिसमें जो है झील कितने प्रकार का बताया गया है, तो इसमें झील जो है 5 प्रकार का बताया गया है। जिसमें पहला झील कौन सा है, तो विवर्तनिक झील दिया गया है पहला झील, दूसरा है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है, तीसरा है लैगून या अनूप झील है, चौथा दिया गया है हिमानी द्वारा निर्मित झील और पांचवा दिया गया है वायु के द्वारा निर्मित झील। ये जो है झीलों के 5 प्रकार यहाँ पे दिया गया है। आगे बताया गया है, आगे दिया गया है लोकटक झील मोइरिंग मणिपुर के बारे में। आगे दिया गया है लोकटक झील मोइरांग मणिपुर के बारे में, तो इसमें जो है लोकटक झील के बारे में दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि ये जो है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी कि लोकटक झील जो है वो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इस पर जो है तैरता हुआ द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थलीय भाषा में जो है फुमड्डी कहा जाता है। यानी कि जो लोकटक झील है इस पर जो है तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो फुमडी कहा जाता है। और मैतेई भाषा में जो है इसके नाम का अनुवाद मोटे तौर पर एक धारा का अंत के रूप में और मैतेई भाषा में जो है इसके नाम का अनुवाद मोटे तौर पर जो है एक धारा के अंत के रूप में किया जाता है। और 15 अक्टूबर को जो है लोकटक दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि 15 अक्टूबर को जो है लोकटक दिवस मनाया जाता है और इसमें जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है जो कि है किवुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये जो है लोकटक झील में स्थित है और यह जो है संगाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, यानी कि किवुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है ये किसका आवास है, तो संगाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। और अपनी उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण जो है मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है, यानी कि जो लोकटक झील है ये अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण जो है मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। और यह जो है रामसर आर्द्रभूमि सूची तथा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत जो है शामिल है, यानी जो लोकटक झील है ये जो है रामसर आर्द्रभूमि सूची और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है। आगे दिया गया है
आगे दिया गया है रूपकुंड झील के बारे में। तो रूपकुंड झील जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में जो है एक हिमानीकृत झील है। कौन सा, तो रूपकुंड झील है। और इस झील को जो है 1942 ईस्वी में HK माधवन नामक एक रेंजर ने खोजा था। यानी कि रूपकुंड झील का जो खोज है वो किसने किया था, तो 1942 ईस्वी में HK माधवन नामक एक रेंजर ने किया था। और यह जो झील है यहाँ पर मिलने वाले नरकंकालों के कारण जो है चर्चा का विषय बनी है। यानी कि यह जो झील है यहाँ पर जो है नरकंकाल मिले हैं, जिसके कारण जो है ये जो है चर्चा का विषय बनी है। और इसलिए जो है इसे रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि रूपकुंड जो झील है इसे रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, तो यहाँ पे जो है नरकंकालों के मिलने के कारण जो है इसे रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। आगे दिया गया है, आगे बताया गया झील और उससे संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कि कौन सा झील जो है वो कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है डल झील के बारे में। तो डल झील कहाँ पे स्थित है, तो डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कौन सा है, तो वुलर झील है, डल झील है, मानस बल है, शेषनाग झील है, वेरीनाग झील है, अनंगताल झील है, अनंतनाग झील है, नागिन झील है और अंचार झील, ये सभी जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा है, तो डल झील है, वुलर झील है, मानस बल है, शेषनाग है, वेरीनाग है, अनंतनाग है, नागिन है और अंचार झील, ये सभी जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आगे दिया गया है उमियम झील के बारे में। तो उमियम झील जो है वो मेघालय में स्थित है। उमियम झील कहाँ है, तो मेघालय में है। आगे बताया गया है उत्तराखंड में स्थित झील के बारे में। तो उत्तराखंड में कौन सा झील है, तो सात ताल है उत्तराखंड में, नैनीताल है उत्तराखंड में, भीमताल उत्तराखंड है, राकसताल उत्तराखंड है, द्रोण सागर उत्तराखंड है, देवताल उत्तराखंड है, नौकुचिया ताल जो है उत्तराखंड में ही है, खुरपा ताल, ये सभी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में कौन से हैं, तो सात ताल है, नैनीताल है, भीमताल है, राकसताल है, द्रोण सागर झील है, देवताल झील है, नौकुचिया ताल है, खुरपा ताल, ये सभी जो है उत्तराखंड में स्थित है। आगे दिया गया है प्योंग तसो झील के बारे में। तो ये जो है कहाँ पे स्थित है, तो लद्दाख में जो है प्योंग तसो झील स्थित है। लोकटक झील कहाँ पे है, तो लोकटक झील मणिपुर में है। सांभर झील कहाँ है, तो राजस्थान में है। राजस्थान में कौन सा है, तो राजस्थान में जो है सांभर झील है, पंचपदरा झील है, राजसम्मत झील है, पिछौड़ा झील है, जयसम्मत झील है, फतेह सागर झील है, डिंडवाना झील, ये सभी जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान में कौन है, तो सांभर झील है, पंचपदरा झील है, राजसम्मत झील है, पिछौला झील है, जयसम्मत झील है, फतेह सागर झील है और डिंडवाना झील, ये सभी जो है राजस्थान में है। आगे दिया गया है चेंबर मबक्कम झील कहाँ पे स्थित है, तो चेंबर मबक्कम झील जो है वो तमिलनाडु में है। पुलिकट झील कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में जो है और आंध्र प्रदेश में जो है पुलिकट झील है, जिसमें जो है तमिलनाडु में चौथा हिस्सा है और आंध्र प्रदेश में जो है 96वां हिस्सा है। आगे कोलेडू झील कहाँ पे है, तो कोलेडू झील जो है आंध्र प्रदेश में है, हुसैन सागर झील भी आंध्र प्रदेश में है और कोलेडू झील, ये तीनों जो है आंध्र प्रदेश में है। आगे बताया गया चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है और अनसुपा झील जो है ये भी उड़ीसा में ही आता है। आगे दिया गया है लोनार झील कहाँ पे है, तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है और वेम्बनाड झील कहाँ पे है, तो केरल में है। वेम्बनाड अष्टमुडी झील कहाँ है, तो केरल में ही है। पेरियार झील कहाँ है, तो केरल में ही है। चोलहामू झील जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम में जो है चोलहामू झील स्थित है। कांकड़िया झील कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में है और सूरसागर झील भी गुजरात में ही स्थित है। आगे बताया गया है, आगे दिया गया है हमीरसर झील कहाँ पे है, तो गुजरात में जो है हमीरसर झील है। और उलसूर झील कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है उलसूर झील। सूरजकुंड झील कहाँ पे है, तो हरियाणा में है सूरजकुंड झील। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, तो रेणुका झील है, मछियाल झील है, सूरजताल है और गोविंद सागर झील, ये चारों जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित झील है। आगे बताया गया है प्रमुख शहरों के भौगोलिक नाम के बारे में कि किन किन शहरों को जो है किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो इसमें दिया गया है शहर राज्य का नाम दिया गया है और भौगोलिक उपनाम दिया गया है। तो इसमें दिया गया है मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, तो उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। भारत का सदाबहार शहर किसे कहा जाता है, तो त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम केरल को जो है भारत का सदाबहार शहर कहा जाता है। उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य का भूमि कहा जाता है। पर्ल सिटी का किसे कहा जाता है, तो थूथुकुडी या फिर तूतीकोरिन तमिलनाडु को जो है पर्ल सिटी कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, तो केरल को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोच्चि या फिर कोचिन केरल को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। भाग्य का शहर किसे कहा जाता है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश को भाग्य का शहर कहा जाता है। और भारत का दूसरा बारदोली किसे कहा जाता है, तो भीमावरम आंध्र प्रदेश को जो है भारत का दूसरा बारदोली कहा जाता है।
आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो धर्मावरम आंध्र प्रदेश को जो है आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी कहा जाता है। और लाइम सिटी किसे कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश का पिंडुगुड़ाला जो है वो लाइम सिटी के नाम से जाना जाता है। और झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर जो है वो झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। लीची शहर किसे कहा जाता है? तो लीची शहर जो है वो मुजफ्फरपुर बिहार और देहरादून उत्तराखंड को जो है लीची शहर कहा जाता है। मिल्क सिटी किसे कहते हैं? तो गुजरात का आनंद जो है वो मिल्क सिटी कहलाता है। और भारत का बोस्टन या फिर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को जो है भारत का बोस्टन या फिर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और जो कि गुजरात में है। मिलेनियम सिटी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा के गुरुग्राम को जो है मिलेनियम सिटी कहा जाता है। और बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो हरियाणा के पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ओडिशा के भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। सिल्वर सिटी किसे कहते हैं? तो ओडिशा के कटक को सिल्वर सिटी कहा जाता है। और ट्विन सिटी यानी कि जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद सिकंदराबाद जो कि तेलंगाना में है, इन्हें जो है जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। और गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया किसे कहा जाता है? तो असम के गुवाहाटी को जो है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। रेलियो का शहर किसे कहा जाता है? तो नई दिल्ली को कहते हैं। शाही शहर किसे कहा जाता है? तो पटियाला पंजाब को जो है शाही शहर कहा जाता है। स्वर्ण नगरी या फिर स्वर्ण मंदिर का शहर यानी कि गोल्डन सिटी का किसे कहा जाता है? तो अमृतसर यानी कि पंजाब के अमृतसर को जो है गोल्डन सिटी कहा जाता है। बगीचों का शहर किसे कहते हैं? तो पंजाब के कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। पावर हब सिटी किसे कहा जाता है? तो मुंडी यानी कि मध्य प्रदेश को जो है पावर हब सिटी कहा जाता है। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। मिनी मुंबई किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर को जो है मिनी मुंबई कहा जाता है। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड के मसूरी को जो है पर्वतों की रानी कहा जाता है। भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक के कुर्ग को जो है भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो झारखंड के धनबाद को जो है कोयला नगरी कहा जाता है। और इस्पात नगरी या फिर भारत का पीटर्सबर्ग जो है किसे कहा जाता है? तो झारखंड के जमशेदपुर को जो है भारत का पीटर्सबर्ग या फिर इस्पात नगरी कहा जाता है। आगे दिया गया है पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिलोंग, मेघालय के शिलोंग को कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड। टी सिटी किसे कहा जाता है? तो असम के डिब्रूगढ़ को जो है टी सिटी कहा जाता है। महलों का शहर डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता को जो है महलों का शहर या फिर डायमंड हार्बर कहा जाता है। ब्लैक डायमंड की भूमि किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल को जो है ब्लैक डायमंड की भूमि कहा जाता है। ब्लू सिटी या फिर सन सिटी किसे कहते हैं? तो राजस्थान के जोधपुर को जो है ब्लू सिटी या फिर सन सिटी कहा जाता है। और गुलाबी शहर या फिर भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो राजस्थान के जयपुर को जो है भारत का पेरिस और गुलाबी शहर कहा जाता है। गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? तो राजस्थान के जैसलमेर को जो है गोल्डन सिटी कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। स्पेस सिटी, गार्डन सिटी, भारत की सिलिकॉन वैली और साइंस सिटी जो है किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु को जो है स्पेस सिटी, गार्डन सिटी, भारत के सिलिकॉन वैली और साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑरेंज सिटी किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर और भारत का हॉलीवुड। सूती वस्त्र की राजधानी जो है किसे कहा जाता है? तो मुंबई को जो है 7 टापुओं का नगर, भारत का हॉलीवुड और सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन यानी कि दक्कन की रानी किसे कहते हैं? तो पुणे को कहा जाता है क्वीन ऑफ डेक्कन। आगे बताया गया है पहलवानों का शहर किसे कहते हैं? तो कोल्हापुर यानी कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर को जो है पहलवानों का शहर कहा जाता है। और दुनिया का चमड़ा शहर उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर को जो है दुनिया का चमड़ा शहर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ताज का शहर या फिर पेठा नगरी किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश के आगरा को जो है ताज का शहर या फिर पेठा नगरी कहा जाता है। और ईश्वर का वास प्रधानमंत्रियों का शहर और संगम सिटी किसे कहा जाता है? तो इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश को जो है ईश्वर का वास प्रधानमंत्रियों का शहर और संगम सिटी कहा जाता है। और मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहते हैं? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश को जो है मंदिरों और घाटों का शहर नगर कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और खुशबुओं का शहर या फिर इत्र नगरी जो है किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज को खुशबुओं का शहर और इत्र नगरी कहा जाता है। सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के बरेली को सुरमा नगरी कहा जाता है। ताला नगरी किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? तो कर्नाटक के मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के पीथमपुर को जो है भारत का डेट्राइट कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो तमिलनाडु के मदुरई को जो है त्योहारों का नगर कहा जाता है। और मेघों का घर किसे कहा जाता है? तो मेघों का घर कहा जाता है मेघालय को। और 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? तो पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। और काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर को जो है काशी की बहन कहा जाता है।
ये जो है प्रमुख शहर थे और इनके भौगोलिक नाम यहाँ पे दिया हुआ था, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बताया गया है इसमें भारत के कृषि एवं पशुपालन के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 51% भाग पर जो है कृषि की जाती है, यानी कि जो भारत के कुल क्षेत्रफल है इसके लगभग 51% भाग पर जो है कृषि की जाती है। और इसमें जो है 4% भाग पर चारागाह है, लगभग 21% भाग पर वन है और 24% भाग पर जो है बंजर भूमि है। यानी कि 51% भाग पर जो है कृषि की जाती है, जिसमें से 4% भाग पर चारागाह है, 21% भाग पर वन है और 24% जो भूमि है वो बंजर है। आगे दिया गया है भारत में जो है कृषि जनगणना जो है कितने वर्ष पर की जाती है, तो कृषि जनगणना जो है प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। और कृषि जनगणना का क्षेत्र जो है कार्य 3 चरणों में किया जाता है। प्रत्येक चरण जो है 1 वर्ष की अवधि का होता है। और सबसे ज़्यादा वन जो है कहाँ पे है, तो सबसे अधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश में है। और कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, यानी कि कृषि किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। और स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है वो कौन थे, तो रफ़ी अहमद किदवई जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और सबसे ज़्यादा जो है श्रमिक कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं, यानी कि कपड़ा उद्योग में जो है सबसे ज़्यादा श्रमिक लगे हुए हैं, तथा सबसे ज़्यादा महिला जो है चाय उद्योग में लगी हुई है। और महिला किस में लगी है सबसे अधिक, तो चाय उद्योग में जो है सबसे अधिक महिला लगी हुई है। और भारत की प्रमुख खाद्य फसलें जो है वो कौन कौन है, तो चावल और गेहूं जो है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। और देश में जो है गेहूं के लिए प्रथम स्थान जो है किसका है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। और प्रति हेक्टेयर के दृष्टिकोण से जो है पंजाब का प्रथम स्थान है, यानी कि देश में जो है गेहूं के लिए प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के दृष्टिकोण से जो है पंजाब का प्रथम स्थान आता है। और तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, तो क्योरिंग कहा जाता है तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को, और जिससे जो है पत्तियों में वांछित रंग या फिर गंध जो है आदि गुणों का विकास होता है। आगे दिया गया है विश्व में जो है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है एवं उपभोक्ता कौन है, तो चीन जो है वो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। आगे बताया गया है आगे बताइए अन्न भंडारण करते समय जो है दानों में जो है नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा जो है कीट प्रकोप का जो है भय रहता है। यानी कि जो अन्न भंडारण किया जाता है उस समय जो है दानों में जो है नमी कितनी होनी चाहिए, तो 10% होनी चाहिए, नहीं तो उससे जो है कीट प्रकोप का भय रहता है। और दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु जो है कोबाल्ट आवश्यक तत्व है, यानी कि दलहनी फसल को उगाने के लिए जो है कोबाल्ट जो है आवश्यक तत्व माना जाता है। और मक्का में जो है वाइट बर्ड और धान में खैरा रोग जो है वो जस्ता की कमी के कारण होता है, यानी कि मक्का में जो वाइट बर्ड रोग होता है और धान में जो खैरा रोग होता है किसकी कमी से होता है, तो जस्ता की कमी से होता है। और सबसे उच्च कोटि का कहवा जो है वो कौन सा है, तो अरेबिका जो है वो सबसे उच्च कोटि का कहवा है। आगे बताइएगा झूम खेती के बारे में, तो ये जो है खेती का एक प्रकार है। तो इसमें दिया गया है कि जंगलों को काटकर जो है भूमि साफ की जाती है और इसके बाद जो है इस भूमि पर खेती की जाती है। यानी कि झूम खेती क्या होती है, तो पहले जो है जंगल को काटा जाता है और भूमि को साफ किया जाता है और उसके बाद जो है उस भूमि पर खेती की जाती है। और मक्का जो है अमेरिकी मूल का पौधा है और जिसे जो है 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में लाया गया था। यानी कि मक्का जो है वो कैसा पौधा है, तो अमेरिकी मूल का पौधा है जिसे 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में लाया गया था। और मक्के का प्रयोग जो है वो स्टार्च ग्लूकोज बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि मक्के का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो स्टार्च और ग्लूकोज बनाने के लिए किया जाता है और इसका जो है तना पशु चारे के रूप में प्रयुक्त होता है। और मक्का में जो वाइट बर्ड रोग होता है ये किसके कमी से होता है, तो जस्ता की कमी से होता है। और दलहनी फसलों में जो है वायु से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है और राइजोबियम जीवाणु जो है दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। यानी कि जो राइजोबियम जीवाणु है वो किस में पाया जाता है, तो दलहनी फसल की जड़ में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। आगे दिया गया है पेगिंग के बारे में, तो पेगिंग क्या है, तो यह जो है मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। यानी कि मूंगफली की जब खेती की जाती है इसमें जो है पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है और इसमें जो है परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार पर जो है पेग निकालकर जो है जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जो है ज़मीन के अंदर वृद्धि करता है। यानी कि जो इसमें जो होता है परागण के बाद जो फूल के अवशेष भाग होते हैं इसके आधार से जो है पेग निकल जाता है और जड़ की तरह जो है नीचे की ओर मुड़कर ज़मीन के अंदर में वृद्धि करता है। और पीताम्बरी जो है पीली सरसों की एक प्रजाति है और इसकी जो है परिपक्वता अवधि जो है वो कितने दिन की होती है, तो 110 से लेकर 115 दिन की होती है। और इसकी औसत पैदावार कितनी होती है, तो 1536 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर इसकी औसत पैदावार होती है।
आगे बताया गया कपास के बारे में। तो कपास जो है यह जो है एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, यानी कि कपास का पौधा जो है कैसा है, तो एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। और इसके लिए जो है तापमान कितना चाहिए, तो 21 से 30% 30 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान इसके लिए पर्याप्त होता है। और धूप तथा 50 से 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और उर्वर सुप्रवाहित मिट्टियों की आवश्यकता होती है इसमें, यानी कि कपास के लिए जो है उचित तापमान कितना होता है, तो 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और वर्षा कितनी आवश्यक होती है, तो 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यक होती है। और पाला जो है कपास की फसल के लिए अत्यधिक हानिकारक सिद्ध होता है। और कपास पर जो है फूल आने के समय जो है आकाश बादल रहित होना चाहिए, यानी कि कपास पर जब फूल आने लगता है उस समय जो है आकाश बादल रहित, यानी कि बादल उसमें नहीं होना चाहिए। और कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, और इसलिए जो है काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और कपास का जो है महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण या फिर सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है, यानी कि कपास को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है, तो श्वेत स्वर्ण या फिर सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। और देसी, यामली, सुविन, सुजाता आदि जो है कपास की अन्य प्रमुख किस्में हैं। और भारत में जो है सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, यानी कि कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन किया जाता है। और इसके बाद जो है क्रमशः केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। और देश के कुल कहवा उत्पादन का लगभग कितना परसेंट जो है कर्नाटक में होता है, तो 55.7% जो भाग है कहवा का, ये जो है कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है। और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना जो है 1984 में एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका मुख्यालय है। आगे है कहवा की 3 किस्में जो है कौन कौन सी है, तो कहवा की 3 किस्में हैं, जिसमें है अरेबिका है, रोबस्टा है और लिबेरिका जो है, ये कहवा की 3 किस्में हैं। और भारत जो है अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है अधिक मांग है, यानी कि भारत जो है उत्तम किस्म का अरेबिका जो कॉफ़ी है इसका उत्पादन करता है, जिसकी मांग जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज़्यादा है। और भारतीय इलायची शोध संस्थान जो है मिला डुम्पारा केरल ने जो है इलायची की कृषि में जो है सुधार हेतु ICRI 1 और ICRI 2 इलायची की अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास किया है। आगे दिया गया है इलायची उत्पादक राज्य के बारे में कि इलायची का उत्पादन जो है किस राज्य में कहाँ पे होता है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है केरल के बारे में। तो केरल में कहाँ कहाँ होता है, तो इडुक्की में होता है, पलक्कड़ होता है, कोझिकोड है, कन्नूर है, कोट्टायम है और एर्नाकुलम में जो है इलायची का उत्पादन किया जाता है। और तमिलनाडु में कहाँ कहाँ किया जाता है, तो तमिलनाडु के मदुराई है, सलेम है, रामनाथपुरम है, नीलगिरी है और तिरुनवेली है, यहाँ पर जो है इलायची का उत्पादन किया जाता है। और कर्नाटक में कहाँ कहाँ है, तो कोडियू है, हासन है, उत्तरी और दक्षिणी कन्नड़ जिलों में जो है इलायची का उत्पादन किया जाता है। आगे दिया गया है NPK अनुपात, यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम रेशियो के बारे में बताया गया है। तो रासायनिक खेती में जो है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम के एक निश्चित मिश्रण का उपयोग करके जो है उर्वरक के रूप में किया जाता है, और जो कि NPK के नाम से प्रचलित है, यानी कि NPK जो है वो रासायनिक खेती में जो है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का एक निश्चित मिश्रण का उपयोग करके जो है उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे NPK के नाम से जाना जाता है। और NPK का अनुपात जो है अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होता है, और किंतु जो है हरित क्रांति के समय NPK का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया था। और भारत में जो है दलहनी फसलों में यह अनुपात कितना होता है, तो 1:2:1 में, यानी कि 1:2:1 या फिर 1:2:1 में किया जाता है। आगे बताया गया है रबी की फसल के बारे में। तो रबी की फसल जो है कब से कब तक बोई जाती है और कब से कब काटी जाती है। तो इसमें जो है रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में जो है वो काट ली जाती है। और इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सा फसल आता है, तो गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू और राई की फसल जो है इसमें उत्पादन किया जाता है। और रबी की फसलों के उत्पादन में जो है शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो है सहायक होती है। और रबी की फसलों को उगाते समय जो है अपेक्षाकृत कम तापमान और पकने के लिए जो है अधिक तापमान और दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, यानी कि रबी की जो फसल होती है इसके उगाते समय जो है अपेक्षाकृत कम तापमान होना चाहिए और पकने के लिए अधिक तापमान होना चाहिए और दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता इसमें होती है। आगे दिया गया है खरीफ की फसल के बारे में। तो खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। और इसमें जो है फसल कौन कौन सा आता है, तो चावल है, गन्ना है, तिलहन है, ज्वार है, कपास है और बाजरा, ये सभी जो है खरीफ की फसलें हैं। और खरीफ की फसलों के उत्पादन में जो है दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से लाभ होता है, यानी कि जब खरीफ की फसल का उत्पादन किया जाता है तो इसमें जो है दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी वर्षा होती है ये बहुत सहायक होता है। और खरीफ की फसल की बुआई के समय जो है अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, यानी कि जो खरीफ की फसल
जो इसका उत्पादन किया जाता है, तो उस समय जो है फसल की बुआई के समय अत्यधिक तापमान होना चाहिए और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है इसमें। आगे दिया गया है जायद फसलों के बारे में। तो यह जो फसल है वो मार्च अप्रैल में बोई जाती है, यानी कि जो जायद फसलें होती है वो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती है। और जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया और करेला, ये सभी जो है जायद फसलें हैं। और रबी और खरीफ के बीच की फसल जो है ऋतु जायद है, यानी कि रबी और खरीफ के बीच की जो फसल होती है उसे जायद कहा जाता है। आगे दिया गया है गेहूं की फसल के रोग के बारे में कि गेहूं में जो है रोग जो होता है वो क्या क्या होता है। तो इसमें पहला दिया गया है, पहला है पीला कीट यानी कि येलो रस्ट रोग होता है, दूसरा है भूरा कीट यानी कि ब्राउन रस्ट रोग होता है और तीसरा है काला कीट यानी कि ब्लैक रस्ट रोग। ये जो है गेहूं की फसल की रोग है। और इसमें दिया गया है कि करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित यानी कि फंगल रोग है और यह रोग जो है वो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। और इस रोग की पहचान जो है सर्वप्रथम कब हुआ था, तो 1931 में जो है सर्वप्रथम इस रोग यानी कि करनाल बंट जो गेहूं का कवक जनित रोग है इसका जो है सर्वप्रथम पहचान किया गया था। आगे दिया गया है भारत के प्रमुख कृषि संस्थान के बारे में कि भारत का जो कृषि संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड जो है इसका संस्थान कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो शिमला में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केरल के कासरगोड में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कोलकाता में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ये जो है कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। और राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड इसका संस्थान कहाँ पे है, तो तेलंगाना के हैदराबाद में है। आगे है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कटक में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो हरियाणा के करनाल में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। आगे केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में जो है केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र है। और विपणन और निरीक्षण निदेशालय कहाँ पे स्थित है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में है। और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो जयपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वाराणसी में है। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो मैसूर में है। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे है, तो राजस्थान के बीकानेर में है। और भारतीय चाय बोर्ड जो है इसका संस्थान जो है वो कहाँ पे है, तो कोलकाता में जो है भारतीय चाय बोर्ड है। आगे दिया गया है स्थानांतरित कृषि के बारे में यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है राज्य और कृषि का स्थानीय नाम के बारे में दिया गया है। तो उत्तर पूर्वी राज्य में जो है कृषि को क्या कहा जाता है, तो झूम या फिर झूमिंग कृषि कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है, तो देप्पा या दहिया या फिर वेबड़ कहा जाता है। पामा डाबी या फिर बिंगा कहाँ पे कहा जाता है, तो उड़ीसा में कहा जाता है पामा डाबी या फिर बिंगा। कुमाड़ी कहाँ पे कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट में कहा जाता है। कुरुवा कहाँ पे कहा जाता है, तो झारखंड में कहा जाता है। खिल कहाँ कहा जाता है, तो हिमालय क्षेत्र का जो कृषि है इसको खिल कहा जाता है। और वातरा या फिर वालतरे जो है वो कहाँ पे कहा जाता है, तो राजस्थान में कहा जाता है। पोडो या फिर पेंडा कहाँ कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। और बोगमा कहाँ कहा जाता है, तो मेघालय में कहा जाता है। पालमू कहाँ पे है, तो मणिपुर में जो है पालमू कहा जाता है। आगे है दीपा, तो दीपा जो है वो कहाँ पे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है दीपा कहा जाता है। आगे बताया गया है प्रमुख मामलों के शीर्ष उत्पादक राज्य के बारे प्रमुख जो मसाला है इसके शीर्ष उत्पादक राज्य के बारे में बताया गया है कि जो मसाले हैं वह उसका उत्पादक जो है वो कौन सा है शीर्ष स्थान पे। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले केसर के बारे में बताया गया है। तो केसर के उत्पादन में जो है सबसे शीर्ष स्थान किसका है, तो कश्मीर का है। छोटी इलायची का उत्पादन में सबसे शीर्ष स्थान किसका है, तो केरल है। उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद कर्नाटक है। आगे है बड़ी इलायची का उत्पादन में कौन सा शीर्ष स्थान पे है, तो सिक्किम है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड है। अदरक में कौन जो है शीर्ष स्थान पे, तो मध्य प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पे है। उसके बाद है कर्नाटक और उड़ीसा है। हल्दी के उत्पादन में कौन जो है शीर्ष स्थान पे है, तो महाराष्ट्र जो है हल्दी के उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है। उसके बाद तेलंगाना है, उसके बाद कर्नाटक है। मिर्च के उत्पादन में कौन है सबसे शीर्ष स्थान पे, तो आंध्र प्रदेश जो है मिर्च के उत्पादन में सबसे शीर्ष स्थान पे आता है। और तेलंगाना और मध्य प्रदेश जो है उसके बाद आता है। धनिया का जो बीज होता है उसके उत्पादन में कौन जो है शीर्ष स्थान पे है, तो मध्य प्रदेश जो है धनिया के बीज के उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है। और उसके बाद गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है।
जीरा के बीज के उत्पादन का जो है शीर्ष स्थान कौन सा है? तो गुजरात है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। लौंग के उत्पादन में जो है शीर्ष स्थान किसका है? तो तमिलनाडु का है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद केरल है। आगे बताया गया है प्रमुख फसलों के शीर्ष उत्पादक राज्य के बारे में, कौन सा फसल जो है वो कहाँ पे उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो सेब के उत्पादन में जो है सबसे शीर्ष स्थान किसका है? तो जम्मू कश्मीर का है, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है उत्तराखंड। खरबूजा के उत्पादन में कौन शीर्ष स्थान पे है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो खरबूजा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है मध्य प्रदेश। संतरा के उत्पादन में कौन शीर्ष स्थान पे है? तो मध्य प्रदेश जो है वो संतरा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है, और उसके बाद है पंजाब और महाराष्ट्र। आगे आम के उत्पादन में कौन है शीर्ष स्थान पे? तो आंध्र प्रदेश है आम के उत्पादन में शीर्ष स्थान पे, और उत्तर प्रदेश है और कर्नाटक है। केला के उत्पादन में कौन है शीर्ष स्थान पे? तो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है और गुजरात जो है वो केला के उत्पादन में शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। अखरोट के उत्पादक राज्य जो है वो शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। काजू के उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। बादाम के उत्पादन में कौन शीर्ष स्थान पे है? तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और महाराष्ट्र जो है वो बादाम के उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है। आगे दिया गया पपीता, तो पपीता में जो है कौन सा है राज्य शीर्ष स्थान पे? तो आंध्र प्रदेश है, गुजरात है और मध्य प्रदेश जो है पपीता के उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है। अंगूर के उत्पादन में कौन है? तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश जो है अंगूर के उत्पादक में शीर्ष स्थान पे है। अमरूद के उत्पादन में कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और बिहार जो है उत्पादन में सबसे शीर्ष स्थान पे आता है। और अनानास के उत्पादन में कौन है? तो पश्चिम बंगाल है, असम है और त्रिपुरा है। नारियल के उत्पादन में कौन है शीर्ष स्थान पे? तो केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। अनार के उत्पादन में कौन है शीर्ष स्थान पे? तो महाराष्ट्र है, गुजरात है और कर्नाटक है। नींबू के उत्पादन में कौन है शीर्ष स्थान पे? तो आंध्र प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। तरबूज के उत्पादन में कौन है शीर्ष स्थान पे? तो उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु जो है तरबूज के उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है। आगे दिया गया है हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में दिया गया है। तो हरित क्रांति क्या है? तो भारत में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और जिन्हें जो है वर्ष 2024 में भारत रत्न यानी कि मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था 2024 में। और भारत में जो है सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव जो है किस राज्य पर देखा गया था? तो पंजाब है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश में जो है देखा गया था सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव। और भारत में जो है हरित क्रांति वर्ष 1967 से 68 में शुरू हुआ था, यानी कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967 से 68 में हुआ था। और विश्व में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में कहा जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, और विश्व में किसे कहा जाता है हरित क्रांति का जनक? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और हरित क्रांति का शब्द जो है उसका सर्वप्रथम जो है विलियम एस गॉड ने दिया था, यानी कि जो हरित क्रांति शब्द है ये सर्वप्रथम किसने दिया था? तो विलियम एस गॉड ने दिया था। और हरित क्रांति जो है भारत की सबसे ज़्यादा फसल गेहूं और चावल की फसल में रही थी, यानी कि हरित क्रांति का जो है सबसे अधिक प्रभाव जो है किस फसल पर रहा था? तो गेहूं और चावल पर रहा था। और फलों और सब्जियों के उत्पादन में जो है भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, तथा पहला स्थान किसका है? तो चीन का है, यानी कि फल और सब्जी में जो है भारत दूसरे स्थान पे आता है उत्पादन में, और इसमें जो है चीन पहले स्थान पे आता है। और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो 1986 में जो है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की गई थी। आगे दिया गया विभिन्न प्रकार की किसी विधियों के बारे में कि कौन से जो शाखाएं हैं वो किसके अध्ययन से संबंधित है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है रेशम कीट के पालना से संबंधित है। और मधुमक्खी पालन से कौन सा संबंधित है? तो एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से के अध्ययन से संबंधित है। पीसीकल्चर किससे संबंधित है? तो मछली पालन से है। विटीकल्चर जो है किसका अध्ययन है? तो अंगूर की खेती का अध्ययन है। फ्लोरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फूलों की खेती का किया जाता है। वर्मीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो केचुआ पालन का अध्ययन किया जाता है। पोमीकल्चर में किसका किया जाता है? तो फलों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। पोमोकल्चर में हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बागवानी का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सब्जी के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है ओलेरीकल्चर में। एरोपोनिक्स में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो हवा में पौधे के उगाने का अध्ययन जो है एरोपोनिक्स में किया जाता है। और जल में जो है पौधे को उगाना ये जो है इसका अध्ययन जो है किस में किया जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स में जो है जल में जो है पौधे को उगाने का अध्ययन किया जाता है। आगे है विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में कि कौन सा कृषि क्रांति जो है किसके उत्पादन से संबंधित है। तो इसमें दिया गया है नीली क्रांति जो है किसके उत्पादन से संबंधित है? तो नीली क्रांति है मछली उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा और कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक और कोको उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो फसल और शहद उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति।
क्रांति, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो मसाला उत्पादन से बादामी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो झींगा मछली या प्याज उत्पादन से जो है गुलाबी क्रांति संबंधित है। और लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर या मांस उत्पादन से जो है लाल क्रांति संबंधित है। आगे दिया गया है कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। सुनहरा रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट उत्पादन से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो कपास उत्पादन से संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? तो केसर के उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? तो बांस उत्पादन से हरित सोना क्रांति संबंधित है। और मूंग क्रांति किससे संबंधित है? तो मोटे अनाज का उत्पादन से मूंग क्रांति संबंधित है। और परामनी क्रांति किससे संबंधित है? तो भिंडी के उत्पादन से जो है परामनी क्रांति संबंधित है। और इंद्रधनुषी क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने में जो है इंद्रधनुषी क्रांति से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कमेंट में बताना मत भूलना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्प मिल सके। और जिन लोगों ने हमारा पिछले का बाकी का वीडियो नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा प्लेलिस्ट देख लें। वहाँ पे जो है आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों के जो है प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के आगे के चैप्टर का रिवीजन, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।